तो गाइज हड़प्पा का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम आपके पहला चैप्टर का मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हुआ था। आज हम पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आपके लिए। जहां से खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आप पहला वीडियो प्लीज देख लेना। हड़प्पा टॉपिक में हमने जो जो पढ़ लिया था कि हड़प्पा के लोग कैसे थे, हड़प्पा सभ्यता की टाइमिंग क्या है, हड़प्पा सभ्यता के शहर कैसे हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताएं। देखिए बात क्या है, व्हाट इज द भिन्नताएं, समझ रहे हो? थोड़ा अंग्रेजी भी बोल देता हूँ बीच बीच में। भिन्नताओं का मतलब ये होता है डिफरेंसेस। आज का समाज है, क्या इसमें भिन्नता है? हाँ, कोई अंबानी जैसा है जिसका लड़का जो है चाहे जैसा बेचारा पूरा गार्डन खरीद लेता है, एक हम लोग हैं कि कुछ खरीदना हो तो सोचते हैं। तो समाज में भिन्नता है, गरीब अमीर भिखारी सब टाइप के लोग हैं। ऐसे यहाँ पर भी भिन्नताएं थी। बट प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये भिन्नताएं थी तो हम पता कैसे करेंगे कि भिन्नताएं किस चीज से हमें पता चलेगा? तो पहला चीज जो हमें मिलता है वो है कब्रगाह, जिसको हिंदी में कहते हैं सवाधान। सवाधान मतलब शव को दफनाने के तरीके से हम देखेंगे कि ये लोग कैसे अमीर थे और कैसे गरीब थे, क्या दफनाते थे। तो अगर हम देखें तो यहाँ लिखेगा कि समाज में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। इसमें अध्ययन करने का तरीका है समाधान, इससे हम पता करेंगे। अब अगर आपने मिस्र के बारे में सुना होगा तो मिस्र में विशाल पिरामिड है, ठीक है, और इसमें कुछ हड़प्पा टाइम के भी पिरामिड थे मिस्र में। तो मिस्र में जो सौ दफनाने का तरीका था माय डियर, वो बहुत जबरदस्त था। उसके साथ नौकर चाकर, सोना चांदी, खाना पीना सब दफना दिया जाता था। अब प्रश्न ये है कि क्या हड़प्पा में ऐसा होता था? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हड़प्पा के लोग इतनी महंगी चीजें नहीं दफनाते थे। अगर हम देखेंगे तो हड़प्पा से जो समाधान मिले हैं उसमें मृतकों को आमतौर लिखा या मतलब विशेष रूप से किसमें दफनाया जाता था? गर्तों में। गर्त माने गड्ढे होते हैं। और जो सवाधान गर्त की बनावट थी वो एक दूसरे से भिन्न होती थी। मतलब कोई इसका रूल नहीं था कि पिरामिड बनना है ऐसा वैसा एक टाइप का हो, नहीं, अलग अलग टाइप के समाधान गड्ढों में दफनाए हुए मिले। जैसे अगर हम देखें तो कुछ स्थानों पर ईंटों की चिनाई की गई है, मतलब उस पर दफनाने के बाद उस पर ईंट की चिनाई करके उसको जैसे आपने देखा होगा फिल्मों में क्रिश्चियन वाले होते हैं, बढ़िया उस पर ईटा उटा लगा दिया जाता है, ऐसा था। और कुछ स्थान लिखा है, इसका मतलब बहुत सारे स्थानों पे नहीं भी की गई थी। तो 100 में अंतर है दफनाने के तरीके में। फिर यहां लिखा है, इससे पता चलता है कि समाज में भिन्नता थी, कोई एक रूल रेगुलेशन सबके लिए समान नहीं था। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां लिखा है कुछ कब्रों में मित्र भांड और आभूषण मिले। फिर शब्द पे फोकस करिए आप लोग, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ क्या लिखा है? कुछ कब्रों में, सारे कब्रों में नहीं, कुछ कब्रों में मिले हैं मृत भांड और आभूषण। इसका मतलब संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं। संभवतः भी लिखा है, देखो ये शब्दों का अलग वैल्यू होता है। एग्जाम में आंसर राइटिंग करते समय इन्हीं शब्दों पे आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि कोई चीज भी 100% क्लियर नहीं है, क्योंकि आज तक हम हड़प्पा की जो चित्राक्षर लिपि उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो जब चीजें क्लियर नहीं होती है तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। संभवतः, कुछ, तो कुछ कब्रों में संभवतः ऐसी मान्यता का संकेत है कि वस्तुओं का मृत्योपरांत प्रयोग किया जा सकता है। मतलब मरने के बाद रात को उठेंगे और इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी ये तांबे का दर्पण ऊपर आपने देखा, तो रात को मतलब आदमी मर गया, कब्र में लेटा है, रात को अचानक भूत बन के उठेगा और शीशे में देखेगा, अजय देवगन स्टाइल बाल झाड़ेगा, बोलेगा बिमल पान मसाला। समझ रहे हो? तो इसका मतलब रात को उठ सकता है भूत, ऐसी बात है नहीं, ये तो अलग बात है। इसका मतलब यह है कि जब ये लोग मर गए हैं, कब्र में दफनाए गए, उसके साथ कुछ सामान है कुछ कब्रों में मिले हैं। इसका मतलब यह है कि इनको दूसरी दुनिया में विश्वास था कि हाँ, मरने के बाद भी कोई और दुनिया होती है माय डियर। अब देखिए, अगर पुरुष और महिला दोनों के समाधानों से आभूषण मिले, मतलब दोनों आभूषण पहनते थे। 1980 का समय था, तो हड़प्पा का जब कब्रिस्तान खना गया तो उसमें एक पुरुष की खोपड़ी मिली। अब पुरुष की खोपड़ी मिली तो इस खोपड़ी के पास क्या मिला? शंख का छल्ला मिला 3। जैस्पर, ये एक मन का होता है, मन का मतलब जो जोड़ जोड़ के माला बनाई जाती है उसको मन का कहते हैं। तो जैस्पर मिला, शंख के छल्ले मिले, ठीक है, सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला। किसके पास? पुरुष की खोपड़ी के पास। कब मिला? 1980 में मिला। कहां मिला? हड़प्पा में मिला माय डियर। तो कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ भी दफनाया गया। वही मैंने बताया, रात को उठ के अजय देवगन बनेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा के निवासी थे, मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तुम कहोगे आए सर, यस, कुछ कब्रों में मिले हैं आभूषण, बाकी में नहीं मिले हैं। इसका मतलब
दूसरी दुनिया में विश्वास भले हो, बट बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में ज्यादा विश्वास नहीं था, महंगी वस्तुएं ज्यादा वो नहीं करते थे। लेकिन मिस्र में चले जाओगे तो उनके पिरामिड में सोना चांदी हीरा मोती सब भर दिया जाता था। साथ में जानवर नौकर चाकर भी दफना दिए जाते थे, वहां की रात को सेवा करेंगे बेचारे इनकी है। तो यहां देखते हैं। अच्छा ठीक है सर, ये पता चल गया कि समाज में भिन्नता थी। किससे पता चला सर? शवाधान के तरीके से पता चला कि समाज में भिन्नता थी। और कोई तरीका है भिन्नता पता करने का? यस। कौन सा तरीका है? विलासिता की वस्तु। कौन सा तरीका है? विलासिता की वस्तु। अब ये विलासिता की वस्तु क्या होती है? जैसे समझो, विलासिता मतलब लग्जरी लाइफ। आज लग्जरी लाइफ क्या है? बेंगलो, महंगी कार, गाड़ियां, आईफोन। आईफोन तो सब लेके घूम रहे हैं, कुछ और फोन मान लो, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है, जो विलासिता की वस्तु है ना। तो अब हड़प्पा में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं कि आईफोन चल रहा होगा, कार चल रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी थी नहीं। तो विलासिता की वस्तु क्या थी? आओ समझते हैं मोहब्बत से। देखना जरा, ये भी एक विधि है सामाजिक भिन्नता को पहचानने की। पूरा वस्तुओं का अध्ययन हम करेंगे, कौन सी वस्तुएं विलासिता की हैं, कौन सी नहीं है। देखो, जो रोज यूज होता है वो विलासिता की वस्तु नहीं होती है, क्योंकि रोज यूज करने वाली चीज की कोई औकात थोड़ी होती है। अब बर्तन हो गया, सुई, कल, झावा, पेन, कॉपी, ये सब जैसे आज हम लोग यूज करते हैं ना, तो डेली की वस्तु जो रोजमर्रा की यूज होती है, जो आसानी से उपलब्ध होती है सबके लिए, वो विलासिता की वस्तु नहीं होती है। जो रेयर हो, है, सबको उपलब्ध ना हो, वो होती है विलासिता की वस्तु। तो आओ समझते हैं। यहां लिखा है पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं, तो ये विलासिता की नहीं है। जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी के सामान हो गए, मिट्टी से जो बनता है, जैसे चक्कियां, मृदभांड, सुई, झावा, ये सब विलासिता की वस्तु नहीं है, क्योंकि ये हर जगह पाई गई, सर्वत्र पाई गई। तो जब कोई व्यक्ति एवरीवेयर उपलब्ध है तो उसकी वैल्यू नहीं। जैसे हीरो हीरोइन की वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि वो कभी कभी दिखते हैं, समझ गए, कभी निकलते तो लोग देखते हैं शाहरुख खान, बट जो रोज सड़क पे निकल के घूमता है उसकी क्या वैल्यू है? तो रोज तो देख रहे हैं यार, है ना। इसलिए मुंबई वालों से ज्यादा जो गांव में लोग रहते हैं वो ज्यादा हीरो हीरोइन को देखना चाहते हैं, उनकी नजर में उनकी वैल्यू ज्यादा होती। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चीजें हैं, चक्की, मृदभांड, सुइया, झावा, इसकी वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंट एवरीवेयर। समझ गए? कुल जगह मौजूद है ससुरा, कोई वैल्यू नहीं इसकी। बट वैल्यू किसकी है? ऐसी चीजों की जो दुर्लभ हो, महंगी हो और लोकल तौर पे उपलब्ध ना हो, उनकी तकनीकी बनाने की थोड़ी कठिन हो। तीन कंडीशन ध्यान रखना है। एक तो महंगा हो, जैसे सोना। सोना हमेशा से सोना रहा है, सोना कितना सोना है, पहले भी सोना था, आज भी सोना है, महंगा था। दूसरा क्या होता है? टेक्नोलॉजी कठिन हो बनाने की किसी चीज की, है, तो वो कम बनेगी। और तीसरा क्या हो? आसानी से उपलब्ध ना हो। ये तीनों चीजें जिसमें होती हैं वही होती है विलासिता की वस्तु। आओ देखते हैं क्या था। फ्यांस। ये फ्यांस क्या है? फ्यांस एक ऐसा बर्तन है माय डियर, इसको बनाने में तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। क्या है इस बर्तन में भाई साहब? रेत या बालू, समझ रहे हो ना। रेत या बालू तो जनबे करते होगे, तो कौन सा अमेरिका में पैदा हुए हो। तो रेत या बालू जो है, उसका रंग और चिपचिपे पदार्थ में मिलाकर और पकाकर बनाते थे। मतलब रेत लियो, उसको घिसो ससुरा, फिर उसमें चिपचिपा पदार्थ मिलाओ, है, रंग मिलाओ, फिर वो बनेगा। मतलब कि अलग टेक्नोलॉजी बड़ी कठिन है इसकी, है ना। और फिर उसको पकाओ तब बनेगा। छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे। तो ये जो बर्तन फ्यांस वाला है, ये कैसा है? ये दुर्लभ है। टेक्नोलॉजी कैसी है? तकनीकी कठिन है। ये इंपॉर्टेंट वस्तु हो गई। आपसे पूछेगा, मोहब्बत से बता देना ये फ्यांस से बना हुआ बर्तन है, इसमें मस्त एकदम दारू डालो, ठंडा रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब देखें, स्थिति तब और जटिल हो जाती थी जब इन्हें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकली, जो फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। अब देखो बात क्या है, क्या हम इनका वर्गीकरण विलास की वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं? तो रोजमर्रा वाली जो है और जो वीआईपी है, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है? बिल्कुल है। और अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब विलासिता की वस्तुएं जो हैं वो सबके पास नहीं थी। तो समाज में आर्थिक रूप से विविधता थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी, आज भी है, पहले भी थी, हमेशा रहेगी। अब देखें, तो इनका हम अध्ययन करते हैं कि महंगे पदार्थों से जो वस्तुएं बनी है कहाँ कहाँ मिली हैं। अंदाजा कैसे लगाओगे कि ये वीआईपी है? अरे भाई, जो बड़े शहर के पास मिल रही है, जो मिल रही है मोहनजोदड़ो में, जो मिल रही है हड़प्पा में, वहां फ्यांस के बर्तन है। इट मीन्स दैट इंपॉर्टेंट बर्तन, महंगा बर्तन, है ना। और जो चीज गांव में हर जगह उपलब्ध है, हर शहरों में हर जगह उपलब्ध है, वो बेकार है, मतलब उसकी वैल्यू कम है।
तो इसका मतलब फ्यान से बनी चीजें गांव वगैरह में नहीं मिली हैं। कहाँ मिली हैं? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में। अब कहते हैं इसमें सुगंधित द्रव्य रखे जाते थे। अब सुगंधित द्रव्य में परफ्यूम, इत्र जो भी हो रखते होंगे, हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा वगैरह से नहीं मिले हैं। तो ये खत्म हो गया, हम समझ गए, दो चीजों हमने देख लिया। एक तो हो गया समाधान, जिससे हम पता करेंगे सामाजिक स्टेटस में डिफरेंस, विविधता में डिफरेंस, और दूसरा क्या हो गया? ऐसी वस्तु में जिसको हम कह सकते हैं विलासिता की वस्तुएं, ये बता सकती हैं कि समाज में डिफरेंस था। तीसरी अगली हेडिंग है शिल्प उत्पादन। क्या है? शिल्प उत्पादन। आओ देखते हैं शिल्प क्या होता है माय डियर। हैंड क्राफ्टिंग, जब हम हाथ से या मशीन से कोई चीज बनाते हैं, ऐसे लोगों को शिल्पकार कहा जाता है, जो कुछ चीजों को बनाते हैं। इस इंग्लिश में कहते हैं क्राफ्टिंग। हैंड क्राफ्टिंग अलग, क्राफ्टिंग अलग है, मशीन से कर लो। तो क्या हड़प्पा के लोग जो है कुछ जानते थे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते थे, कुछ नई चीजों को बनाते थे? आइए समझते हैं। ये नाम आपको याद रखना होगा, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक वो जगह है जहां मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर था, यही बनता था सब कुछ। कहाँ? चनहुदड़ो। बहुत फेमस जगह, बहुत क्वेश्चन आता है ना। छोटी सी बस्ती है मोहनजोदड़ो की तुलना में, लेकिन पूरी तरह से क्या कर रही है? क्राफ्टिंग, शिल्प उत्पादन यहां हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? मनके बन रहे हैं, शंख की कटाई हो रही है, धातु बन रहे हैं, मुहर बन रही है, बाट, मतलब क्या नहीं बन रहा है? बाट, मुहर, धातु, सब कुछ कहां बन रहा है? चनहुदड़ो। अरे एक चीज तो यहां लिखा ही नहीं है, ब्यूटी पार्लर। यहां ब्यूटी पार्लर भी था, और इसलिए इस बस्ती को घेरा नहीं गया था। क्या पता औरतें जाके दीवार वाल तोड़ दी हो, क्या है बॉर्डर नहीं लगाना पार्लर के रास्ते में, यहाँ हम मेकअप करवाने आते हैं। तो चंद हुदड़ों से लिपस्टिक वगैरह भी मिला है, इसमें लिखा नहीं है। मेन चीज ये लिखा है कि हाँ यहाँ धातु हमारे सब बनते थे। तो चंद हुदड़ो एक ऐसा केंद्र है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी निर्माण हो रहा है, मनके बन रहे हैं। अब मनके भी कैसे कैसे हैं? अलग अलग। पहला है कॉर्निलियन, ये लाल रंग का है, सुंदर है। जैस्फर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी, ये सब हो गए पत्थर। क्या हो गए? पत्थर, यानी मनके जिससे बन रहे हैं। मनके से माले, ज्वेलरी जो भी बनाना है तुम बना लो। फिर है धातु में, अगर देखें, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फ्यांस, पकी मिट्टी से बनी। फ्यांस देखो, फ्यांस और पकी मिट्टी धातु नहीं, धातु ये है तांबा, कांसा, सोना, ठीक है। बाकी शंख हो गया, फ्यांस हो गया, मिट्टी हो गया, सब से भी चीजें बनाई जाती थी। अब मनकों को क्या करते थे? आपस में गूंथ कर बनाते थे, जैसे आज बनाते भाई मोतियों की माला है। अब यहां लिखा है कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे, इनके आकार होते थे जैसे चक्राकार। देखो सोने का या पत्थरों का जो भी हो, धातुओं का जो चीजें बना रहे हैं ना, तो एक ही डिजाइन में थोड़ी बनाएंगे। आज देख लो मार्केट में कितनी डिजाइन है, औरतें एक दूसरे का डिजाइन ही देखती रहती हैं। कितना डिजाइन है यहाँ, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, खंडित, मतलब जितना डिजाइन तुम्हारे दिमाग में घुसे सब यहाँ लिख दो। है चक्रा, गोलाकार, ढोलाकार, फलानाकार, धमाकाकार, सब है। अब देखते हैं आगे। ये देखो कितना खूबसूरत मनका है। अब इसको जोड़ जोड़ के देखो, बना दिया माला, है बन गया माला। अब देखना यहां लिखा है उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था। देखो मिट्टी से बनी ये बर्तन है, पकी मिट्टी से, क्या चित्रकारी है भाई साहब, वाह क्या डिजाइन है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम मोहब्बत से मन कर रहा है कि अपने घर में रख लें। हैं तो ये भारत का जो दिल्ली में हमारा म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है। कहाँ से बना हुआ? हड़प्पा सभ्यता का है ये, पकी मिट्टी का। देखो क्या बड़ा, इसमें उतना मजा नहीं आ रहा, बट देखोगे रियल में ना दिल खुश हो जाएगा। वाह वाह मोदी जी, वाह क्या बात। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मनके बनाने के लिए टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त पदार्थ। अब मनके बनाने में तकनीकी लगेगी, अरे भैया मनके अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, उसमें छेद भी करना पड़ेगा, है तभी तो जुड़ेगा। तो देखो इसमें जो पदार्थ यूज हुए मनके बनाने में, उसमें भी भिन्नताएं हैं। सेल खड़ी की अगर बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है। क्यों पूछता है? सेलखड़ी क्वालिटी देखना, सेलखड़ी बहुत मुलायम मुलायम पत्थर है, तो उसको पीस के बना दो मैदा। समझ गए? कोई हमें हरा सके ऐसा कोई नहीं हुआ है पैदा। देखो सेलखड़ी जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है, आसानी से काम हो जाएगा। इसको चूरन बना लो, क्योंकि मुलायम है, कूट जो एकदम चूरन बन गया। फिर जब चूरन बन गया तो इसका लेप बनाओ और सांचे में डाल दो, ढल जाएगा। और उसके बाद जैसा आकार देना चाहो दे दो। मैंने कूटा, पेस्ट बनाया, लेप, फिर अलग अलग सांचे में डाल दोगे, वैसा वो जम के बन जाएगा। देख रहे हो टेक्नोलॉजी, सेलखड़ी पत्थर। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये तो मुलायम पत्थर हो गया। ठोस पत्थरों की अगर हम बात करें हड़प्पा के,
तो इससे केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। मतलब ठोस प्रकार के पत्थरों से भी आप कई प्रकार के डिजाइन बना सकते थे। मोटा मोटा इतना नहीं पढ़ना है, आपको यह पता चलना चाहिए कि हाँ, हड़प्पा में अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स बनते थे। इसका मतलब इनके पास छेद करने वाले उपकरण, सांचे बनाने वाले उपकरण, डिजाइन वाले उपकरण मौजूद थे। ठीक है। शैलखड़ी से सूक्ष्म मनके कैसे बनते थे, छोटे छोटे, मतलब पत्थर से आप मनके बना रहे कैसे बनते थे। तो अगर हम इसकी तकनीकी का अध्ययन करें तो कह रहा है एक पहेली बना हुआ। मतलब मॉडर्न युग में भी हमको समझना कठिन है कि माय डियर पत्थरों से मनके ये लोग पीस कर कैसे बनाते थे। आओ समझते हैं। पुरातत्वविदों ने प्रयोग किया कि देखो कार्निलियन जो है वो कैसा है, लाल रंग का है। फिर क्या है, पीले रंग के कच्चे माल, और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को क्या करते थे, आग में पकाकर बनाते थे। समझ रहे हो, कार्निलियन लाल रंग का जो पत्थर है आग में पका के बना रहे हैं। किसमें, आग में। पत्थरों को आग में पकाते थे। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ते थे। अपरिष्कृत मतलब होता है पहले इसे तोड़ दिए पत्थर को किसी भी तरीके से, कोई डिजाइन फिजाइन पहले तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, घिसाई, फिर पालिश, फिर उसमें छेद करेंगे, तब जाके ये पूरा होगा। मतलब सिंपल बात है। अभी सोना, आपको अगर सोने का पहाड़ दिखा देना तो सोना देख के जान ही नहीं पाओगे कि सोना है। उसको लाते हैं, तोड़ते हैं अलग अलग डिजाइन में, फिर उसको घिसाई पिटाई आग में डाल वाल के तब जाके वो डिजाइन में आता है, सांचे में ढालते। ऐसे यहाँ भी चीजें होती थी। ठीक है। पहले कैसे करेंगे, आप देखो अभी बताया मैंने, आप परिष्कृत आकार में तोड़ेंगे, फिर बारीकी से शल्क निकालेंगे यानी छिलेंगे, फिर घिसाई पालिश छेद करेंगे, तब जाके बनेगा सुंदर सा मनका। चंद हुदड़ों में क्या क्या मिला है आप देखते हैं। कुछ ऐसा प्रूफ कहीं मिला है सर कि हम कह सके हाँ ये लोग ऐसे बनाते थे? हाँ मिला है। कहाँ मिला है? चंद हुदड़ों में, लोथल में क्या मिले हैं, छेदा करने वाले उपकरण, जिसमें छेद करके वो मनके जोड़ने का काम होता था। मिल गया लोथल और चंद हुदड़ो। समझ गए? ठीक है भैया। अब कह रहा है मानचित्र में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें। देखो ये दोनों समुद्र के किनारे हैं। कौन कौन? नागेश्वर और बालाकोट कहाँ है? समुद्र के किनारे हैं। तो क्या मिलेगा? अरे दिमाग लगाओ, समुद्र के किनारे क्या मिलता है? शंख मिलेगा। क्या मिलेगा? शंख, सीपी। और क्या क्या बनेगा इससे? चूड़ियां बन रही हैं, करछियां बन रही हैं, पच्चीकारी की वस्तु, मतलब सजावट। पच्चीकारी मतलब होता है दीवालों वगैरह पर महीन सजावट करना। तो पच्चीकारी की वस्तु में करछियां, चूड़ियां, ये सब मिली हैं। अब ये विशिष्ट केंद्र है। तो विशिष्ट केंद्र कौन है? दो, नागेश्वर और बालाकोट। किससे बने उपकरण के? शंख से बने उपकरण के, जिसमें चूड़ी, करछी, पच्चीकारी की वस्तुएं सारी की सारी शामिल है माय डियर। ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट जगह, नागेश्वर और बालाकोट। शंख मिल रहा है। फिर इसको यहां से उठा के दूसरी बस्ती में ले जाएंगे, जैसे चंद हुदड़ो और लोथल। ठीक है, वहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मतलब कह रहे तीन चीजें हो सकती है। नागेश्वर बालाकोट से माल उठाया, चंद हुदड़ो ले गए, वहां उसको डिजाइनिंग फिजाइनिंग करके बनाया, माल रेडी। अब वो क्या बन गया? बिकने योग्य। अब उसको ले जाएंगे मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, धोलावीरा में बेच देंगे। बात खत्म, हो गया प्रोसेस, है ना? ये सारी बातचीत है। अगला, उत्पादन केंद्र की पहचान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर साल आता है। सर जहां उत्पादन हो रहा है, जैसे कि चन हुदड़ो आपने बताया है, ठीक है भाई, बताया हमने चन हुदड़ो, तो वहां पर उत्पादन हो रहा है चन हुदड़ो में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोड्यूसर सेंटर है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है? आओ समझते हैं मोहब्बत से। यहां लिखा है जो पुरातत्वविद हैं वो क्या किन विधियों का प्रयोग करते हैं, तो कुछ चीजें खोजते हैं। जैसे पत्थरों के पिंड मिल जाएं, शंख मिल जाए, तांबा वाबा का कच्चा माल कहीं मिल जाए, औजार वहां मिल जाए, या अपूर्ण वस्तुएं, अपूर्ण मतलब टूटी फूटी, ऐसे मिल जाए। ठीक है। त्याग दिया गया मल और कूड़ा करकट। ये कितनी चीजें दिख रही हैं। मतलब अगर कहीं पत्थरों का मनके वनके बन रहा है तो वहां पत्थरों के टुकड़े मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे? शंख का काम कहीं हो रहा है तो शंख पंख वहां मिल जाएगा, खड़ा शंख या टूटा शंख। ठीक है। अगर तांबे से कहीं निर्माण हो रहा है तो तांबा साबे के वहां पार्ट्स मिल जाएंगे। अपूर्ण वस्तुएं मतलब जो टूटी फूटी हो, और त्याग दिया गया कूड़ा करकट। जैसे समझो अगर कहीं लोहे का काम होता है तो तुम उस एरिया में जाओगे तो तुम्हें छोटा मोटा कई टुकड़े लोहे के वहां मिल जाएंगे। कारपेंटर के दुकान के सामने जाओगे तो वहां पे लकड़ियों का बुरादा मिल जाएगा। समझ रहे हो? जमता रहेगा, जमता रहेगा वर्षों तक। तो इसका मतलब जहां पे ये काम हो रहे थे
जब उस एरिया में पुरातत्वविद पहुंचते हैं और उसका अध्ययन करते हैं कि क्या सामानों के टुकड़े मिल रहे हैं, क्या उसके कोई पार्ट्स मिल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी वाली छोटी मोटी वस्तुएं यहाँ टूटी फूटी मिल रही हैं, अगर इसमें से कुछ भी मिल रहा है तो इसका मतलब कि वो स्थान संभवतः उत्पादन केंद्र रहा होगा। समझ गए कैसे पहचान होती है? ये क्या भाई, कौन लड़की है ये? आए देखो, ये मिल गया एक मूर्ति, एकदम मोहब्बत से देखिए, मृद मूर्ति है ये, मिट्टी की मूर्ति। किसकी है? मिट्टी की मूर्ति। अब यहां लिखा है कूड़ा करकट सबसे अच्छा संकेत माना जाता है। मतलब अगर कहीं किसी चीज का कूड़ा करकट पड़ा हुआ तो इसका मतलब हाँ, यहाँ पे शिल्प निर्माण के साक्ष्य ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर शंख और पत्थर आप काट रहे हैं तो इनके टुकड़े कूड़े के रूप में वहां इकट्ठा हो जाएंगे, वहीं आसपास फेंक देंगे। तो पुरातत्वविद अध्ययन करते हैं, अगर कहीं किसी एरिया में किसी भी पत्थर किसी भी धातु की मात्रा अगर वहां मिलती है ज्यादा, तो समझ जाते हैं कि यहाँ उत्पादन केंद्र रहा होगा माय डियर। ठीक है, आगे कुछ इसमें खास है नहीं, मैंने बता दिया पूरा। अब है माल प्राप्त करने की नीतियां। माल प्राप्त करने की नीतियां, कैसा माल सर? देखो ये देखो क्या क्या है, मस्त बर्तन दिख रहा है, खोपड़ी वाला तांबे कांसे का बर्तन है ये, है मस्त। अब देखना छठवा, माल प्राप्त करने की नीतियां, ये क्या है सर? अरे भाई, व्यापार करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कच्चा माल चाहिए कि नहीं चाहिए? तांबे का बर्तन बनाना है तो पहले क्या चाहिए? तांबा। सोने की ज्वेलरी बनानी है तो पहले क्या चाहिए? सोना। कहां से आएगा? इंपॉर्टेंट ये है, ये लोग माल कहां कहां से लाते थे? क्या भारत के अंदर से लाते थे या भारत के बाहर से भी लाते थे? माय डियर, दोनों जगह से लाते थे। क्या बात कर दी। आइए देखते हैं माल प्राप्त करने की नीतियां, आओ समझते हैं। कुछ तो लोकल स्तर पे, जैसे मिट्टी, तो मिट्टी लाने के लिए अमेरिका थोड़ी जाएंगे, है? बगल में मिल जाएगा मिट्टी घर में। तो मिट्टी तो लोकल तौर पे मिल जाती थी, इसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। बट पत्थर चाहिए, लकड़ी चाहिए, धातु चाहिए, तो ये जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्र से। ये क्या है सर? जलोढ़क मैदान क्या होता है? मतलब अब सिंधु नदी के आसपास, रावी नदी की जो सातों नदियां, उनके आसपास का इलाका कैसा है? नई मिट्टी ला रही है नदियां, तो वो तो प्रोडक्शन वाला एरिया, वहां एग्रीकल्चर होगा, धातु थोड़ी मिलेगा। नई मिट्टी है वहां, तो धातु कहां मिलेगा? पुराने जगहों में। कहां? जहां पर पानी उतना नहीं जाता है, जहां पर कृषि लैंड नहीं है। तो आइए देखते हैं, मिट्टी तो वहां से मिल जाएगा, बट अगर तुम्हें लकड़ी, धातु और पत्थर ये सब चाहिए तो बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर से लाएंगे। बाहर कहां से? भी देखते हैं। सर कोई खिलौना फिलौना मिला? हाँ, बैलगाड़ी के मिट्टी के खिलौने मिले हैं। अब तुम कहोगे इसका मतलब वो लोग बैलगाड़ी यूज करते थे। आज तुम्हारे बच्चे क्या खेलते हैं? बस, कार, हवाई जहाज खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो है, तो वही खिलौने के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहां अगर मिट्टी के खिलौने में क्या मिला है? बैलगाड़ी। इसका मतलब ये लोग एग्रीकल्चर के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? बैलगाड़ी का। ठीक है। स्थल परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन था। अब देखो, कह रहा है सामान और लोगों के लिए स्थल मार्ग द्वारा परिवहन। स्थल मार्ग भी था, जल मार्ग भी था, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सिंधु और इसकी नदियों के बगल बने नदी मार्ग हैं, साथ ही तटीय मार्ग, मतलब तीनों इस्तेमाल करते थे। स्थल मार्ग भी यूज करते थे। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें, यहाँ है भारत के नॉर्थ वेस्ट में। ऊपर स्थल मार्ग है, निकल जाओ मध्य एशिया की तरफ मोहब्बत से। यहाँ तुम्हारे पास जल मार्ग है, यहाँ से निकल जाओ, समझ रहे हो, अरब सागर से। तो जल मार्ग भी है। ये समुद्र वाला मार्ग हो गया, जिसको हम कहेंगे तट का माध्यम। यहाँ नदियां भी हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, सिंधु है, रावी है, झेलम है, चिनाब, इसका भी इस्तेमाल करते थे। तो इसका मतलब ये इससे बाहर भी जा सकते हैं, अरब सागर से निकलकर इंटरनेशनल व्यापार कर सकते हैं, भारत के अंदर भी नदियों से व्यापार कर सकते हैं। पैदल रास्ता तो रहता ही है, तीनों रास्ते का उपयोग ये करते थे। अब प्रश्न ये, ठीक है सर, माल प्राप्त करने के लिए तीन रास्ते इनके पास हैं, जल, थल और वायु। मत कह देना, हवाई जहाज तो नहीं था इनके पास, है ना, समुद्री रास्ते। ठीक है। भारत उपमहाद्वीप जब बोले तो मतलब भारत होता है, भारत को उपमहाद्वीप भी कहते हैं। और उसके आगे से आने वाला माल, क्या क्या माल आता था, एकदम मोहब्बत से आज हम इसको आपको समझा देंगे, कहां कहां से क्या आता था। फटाफट देखते हैं और सुनते हैं। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे। जैसे अगर हम बात करें नागेश्वर बालाकोट, तो ये समुद्र के किनारे है, भारत में ही है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? शंख मिल जाएगा। समुद्र में शंख मिलता है आसानी से। शंख का सामान बनाना, जाओ नागेश्वर बालाकोट। कहाँ जाओगे? नागेश्वर बालाकोट। क्या लोगे? शंख लाओ, बनाओ। क्या बनाओगे? चूड़ी बनाओ, पच्चीकारी की वस्तु बनाओ, करछी बनाओ, है। कुछ अन्य पुरा स्थल थे जो थोड़ा दूर थे, जैसे सोरतकोई। सोरतकोई कहाँ है? अफगानिस्तान में है। यहां से क्या मिलता था? अरे इतनी चीज मिलती थी, दिमाग खराब हो जाएगा। लाजवर्द मणि। क्या मिलता था? लाजवर्द मणि। कहां से मिलता था?
सोरतगुई से। सोरतगुई कहाँ है? अफगानिस्तान में। और ये कैसा था? नीले रंग का पत्थर है भाई साहब। से अंगूठी पहनते हैं ना, अलग अलग सब दिखाते हैं, ये मूंगा है, ये फलना है। तो ये लोग क्या पहनते थे? पहनते थे इसे लगा के अंगूठी में, नीले रंग का पत्थर, लाजवर्द मणि। क्या पहनते थे? लाजवर्द मणि। ठीक है, कहां से मिलेगा? सोरतगुई से मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें लोथल, लोथल से क्या मिल रहा है? कार्निनियल मिल रहा है। गुजरात में क्या है? भड़ोच। कार्निनियल पत्थर वहां मिल रहा है। शेलखड़ी की अगर बात करें तो कहाँ मिल रहा है? राजस्थान और गुजरात में मिल रहा है। और धातु में तांबा सामा जो राजस्थान से। राजस्थान पुराना क्षेत्र है, वहाँ नदियों का पानी नहीं इंपॉर्टेंट, तो राजस्थान से ज़्यादा वस्तुएं मिल रही हैं। तांबा भी मिल रहा है, कार्निलियन भी मिल रहा है, समझ रहे हो, गुजरात से। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। ये पत्थर मिल रहे हैं, ये सब भारत के अंदर की बात हो गई। अब हम बात करें कि एक अन्य तरीका बताइए, तो राजस्थान का एक जगह बड़ा फेमस है और यहां से क्वेश्चन बनता है, बच्चे कंफ्यूजिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूछता है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के बारे में बताएं, तो बच्चे कहते हैं आए, हम तो हड़प्पा पढ़ के आए हैं। तो समझो, यहां लिखा है खितड़ी अंचल। ये राजस्थान में, ये कई बार यूपीएससी यूपीपीसीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। खितड़ी अंचल किसके लिए प्रसिद्ध है भाई साहब? तांबे के लिए। किसके लिए? आज भी तांबा यहां से आता है। कहां है ये? राजस्थान में है। इसका एक अलग कल्चर था, मतलब अगर हड़प्पा के बर्तनों को आप देखेंगे ना, तो खिचड़ी के जो बर्तन बनाने के तरीके हैं वो अलग हैं। और इसलिए हमने इसको एक नया नाम दिया है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। क्या नाम दिया है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो आप कहोगे सर फिर हम तो सिंधु घाटी पढ़ते हैं। देखो, सिंधु घाटी एक सभ्यता है, संस्कृति नहीं है। भारत की कई संस्कृतियां मिलकर आज क्या बनाती हैं? भारतीय सभ्यता। छोटी छोटी संस्कृतियों से मिलकर बनती है सभ्यता। तो ऐसे ही सिंधु घाटी में एक संस्कृति थी, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। और कहां थी ये? खेतड़ी अंचल, राजस्थान माय डियर। अब ठीक है सर, कहां से लाएंगे तांबा? खिचड़ी से लाएंगे, बहुत पुराना एरिया है। दक्षिण भारत, पहले भी यहीं से सोना आता था, कर्नाटका से। केजीएफ देखा होगा आपने फिल्म, है यस भाई का, जबरदस्त एक्टिंग है। कोलार गोल्ड फील्ड है ना, केजीएफ फुल फॉर्म, वहीं से आता था। कर्नाटक से सोना आता था, यहां भी हड़प्पा टाइम में भी, है ना। अभियान भेजे जाते थे। क्या लिखा है यहां साफ साफ? अभियान भेजने का मतलब टीम भेजी जाती थी व्यापारियों की, जाओ कर्नाटका जाओ, खिचड़ी जाओ, लोगों से संपर्क करो, देखो कि यहां से क्या क्या चीजें हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में मिल सकती हैं। ऐसे अभियान भेजते थे, है ना। खिचड़ी क्षेत्र में ऐसे साक्ष्य मिले हैं, इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे नया नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। देखो आ भी गया, देखना मोहब्बत की बात थी, आ गया। अभी मैंने आपको इसको समझाया है, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इनका एक देखो बात क्या है, मैंने अभी जो बताया ना, हम इसको अलग संस्कृति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, इसको इसलिए नाम दिया है क्योंकि इनकी जो कल्चर, इसके बनावट अलग है। मिट्टी की जो बर्तन है वो हड़प्पा के बर्तनों से अलग है। तो ये एक अलग कल्चर है। हाँ, सभ्यता वही है, कल्चर अलग है। क्योंकि संस्कृतियों से मिलकर क्या बनती है? सभ्यता। ये देखो भूमध्य सागर है, यहाँ कैस्पियन सागर, ठीक है। ये लोग, ये जो उरूकुर दिख रहा है ना, ये मेसोपोटामिया है। क्या है? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जानते हैं ना, देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये लोथल गुजरात में है। यहाँ से समुद्र पूरा स्टार्ट है, पूरा समुद्र है ये, है। सुतका गैडोर सबसे किनारे दिख रहा है समुद्र के। अब सॉरी, समुद्र के भी किनारे, ऊपर से भी जा सकते हैं। ये केवल सिंधु घाटी का पश्चिम एरिया दे रखा है। मेलुहा, मेलुहा सभ्यता कौन कहते थे? मेसोपोटामिया वाले। मेसोपोटामिया वाले सिंधु घाटी को कहते थे मेलुहा। मेलुहा मतलब होता है नाविकों का देश, ठीक है। अब यहाँ से कई रास्ते हैं जाने के, जाओ अरब सागर से जाओ, ऊपर से जाओ, जहां मन करे वहां जाओ। अब यहाँ से निकलोगे मोहम्मद से मगान चले जाओगे, यहाँ से निकलोगे दिलमुन भी पहुंच सकते हो, यहाँ से आप चाहो तो उरूक भी पहुंच सकते हो। जल थल दोनों रास्ते हैं। उरूक और उर कहाँ है? मेसोपोटामिया में है। इसका मतलब मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में ये रूट दे रखा है। क्या होता था? व्यापार होता था। कोई प्रूफ है सर? हाँ, अभी मैं आपको मोहब्बत से प्रूफ दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। आओ समझते हैं। ये देखो, ये मिला है ओमान में, ठीक है। हेडिंग क्या है? 6.2, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। ओमान में मिला है हड़प्पा का मर्तबान, मतलब बर्तन है, इसमें पानी वानी रखेंगे, पानी रखेंगे, पानी ये लीक नहीं करेगा, बहुत खूबसूरत बर्तन है। कैसे? हाल ही में जो पुरातात्विक खोजें हैं बताती हैं कि संभवतः, देखो ये शब्द बार बार आएगा बिकॉज हमने इसे पढ़ पाने में असमर्थ है माय डियर, इसलिए लिखेंगे संभवतः अरब। अरब के दक्षिणी पूर्व छोर पर, अभी मैंने ओमान दिखाया है मैप में ना, ओमान, ओमान से भी तांबा लाया जाता था शायद, दो जगहों से, एक तो अपने यहाँ खितड़ी से और शायद ओमान से। कहां से?
ओमान से भी लाते थे। ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले। निकल एक मिक्स करने वाली धातु है, तो दोनों में मिले हैं। इससे पता चलता है कि दोनों का एक साथ ही आपस में कनेक्शन है। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र मिला है, हड़प्पाई मर्तबान। क्या मिला है? हड़प्पाई मर्तबान। ये देखिए हड़प्पा का बर्तन है और इसकी विशेषता क्या है कि काली मिट्टी की एक मोटी परत इसके ऊपर चढ़ी है, ब्लैक ब्लैक। ठीक है, अब क्यों चढ़ी है? क्योंकि ये जो मोटी परत चढ़ाई गई है ये पदार्थों के रिसाव को रोक देती है। अब ये नहीं पता कि इसमें रखते क्या थे, बट इससे पानी लीक नहीं हो सकता है। मुझे तो लगता है इसमें कोई बढ़िया बियर है या वाइन वगैरह रखते होंगे कि कभी लीक ना हो, इसमें ठंडा बना रहे। मतलब मैं आपको कह नहीं रहा, हो सकता है, संभवता है ना। अभी क्लियर नहीं है कि क्या रखते थे, बट ये ऐसा बर्तन है ना माय डियर जिसपे काला पेंट है। क्या है? काला पेंट, बहुत डीप है, पानी रिसाव नहीं होगा। कहां से मिला है? ओमान से मिला है ना। आओ समझते हैं फिर क्या लिखा है। संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे, लेन देन। मतलब इसमें जो रखा है वो दे दिया ओमान वालों को, ओमान से क्या ले लिया? तांबा ले लिया, हो गया व्यापार, वस्तु विनिमय। क्या हो गया? वस्तु विनिमय। बर्तन दिया पेंट वाला, ले लिया तांबा, हो गया काम खत्म। ये हो गया बिजनेस। ठीक है, आगे इसका मतलब दूर क्षेत्रों से भी इनका व्यापार चलता था। ये देखो, ये मोहर है, बेलनाकार मोहर। ये देखो बेलनाकार, ये वाली है, वो नहीं है, ये तो आयताकार है। ये बेलनाकार मोहर दिख रही है आपको? है इस पे कुबड़दार, ये देखो बैल बना है कुबड़दार, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप अच्छे से देख लेना, गूगल पे डाल दोगे आ जाएगा। ये मोहर देख रहे हो, ये बैल बना हुआ है ना। इसका मतलब बैल वैल इसमें बने होते थे। बैल इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तीसरी सहस्त्राब्दी बीसी यानी लगभग 3000 बीसी में मेसोपोटामिया के लेखों में, अब देखो मैंने भी बताया था कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत से दूर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और फिर एक देश आता ईरान। ईरान और ईरान के बगल में, ईरान तो भी चर्चा में है, अमेरिका इजराइल दोनों एक दूसरे को ठोक रहे हैं मिलके। ईरान के बगल में एक देश है आज इराक। कौन सा देश है? इराक। और यहाँ थी मेसोपोटामिया की सभ्यता और इनका सिंधु घाटी से व्यापार था। फिर हमने देखा कि इनका भारत ओमान से भी व्यापार कर रहा है ना। तो अब ये सारे देश एक दूसरे से, सारी सभ्यताएं व्यापार करते थे आपस में। आओ देखते हैं 3000 बीसी में मेसोपोटामिया में कुछ लेख मिले, लिखे हुए चीजें मिली हैं जिसमें संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मतलब ओमान को ये लोग मगान कहते थे। कौन कहता था? सिंधु घाटी वाले नहीं भाई, फिर से क्या बता रहा हूं, मेसोपोटामिया के लोग कहते थे। क्या कहते थे? ओमान को कहते थे मगान। पुराना नाम है ना, नाम अब बदल गए हैं, पहले उसका नाम मगान था। और वो लोग वहां से तांबे मंगाते थे, ऐसे संकेत मिले हैं। कहाँ? उनके लेखों में। सर उनका लेख पढ़ लिया गया? हाँ, मेसोपोटामिया वालों का तो पढ़ लिया गया, हम लोग सिंधु घाटी वाला नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। तमिलनाडु के तो सीएम स्टालिन साहब पहले थे, अब तो चले गए, अब तो वहां पे सुपरस्टार विजय सर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा था कोई खोज ले तो 800 करोड़ रुपया दूंगा। मैंने सोचा कि जाके बता दूं कि इसमें कुछ भी बता दूं, ये लिखा है, कौन जान पाएगा नहीं लिखा है। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, रहने दो, पता चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो अब देखते हैं तांबा कहाँ से ले रहे हैं। ऐसा संकेत मिल रहा है कि मेसोपोटामिया के जो लिखे हुए लेख हैं उसमें उन्होंने ओमान के लिए मगान नाम का इस्तेमाल किया, एक दूसरे से तांबा वाबा मंगाते थे। रोचक बात क्या है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल मिले हैं। मतलब लंबी दूरी का व्यापार चल रहा है, मेसोपोटामिया, ओमान और सिंधु घाटी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन संभवतः बहरीन को कहा गया। बहरीन एक देश है, खाड़ी देश है, आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया देश है। ठीक है, अभी ईरान इन सबको मार रहा है। तो दिलमुन किसके लिए? बहरीन के लिए। अब याद करो, यहां देखो 3 चीजें आपको याद रखना है बस। ओमान, ओमान को मेसोपोटामिया वाले संभवतः क्या कहते थे? मगान। ठीक है, बहरीन को ये लोग क्या कहते थे? संभवतः दिलमुन। बस यही 3 नाम याद करना है। दिलमुन किसको कह रहे हैं? बहरीन को। मगान किसको कह रहे हैं? ओमान को। और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कह रहे हैं? मेलुहा। क्या कह रहे हैं? मेलुहा। ठेलुआ मत लीजिए ना, मेलुहा कह रहा हूं। ठेलुआ अलग चीज होता है, मेलुहा अलग चीज होता है ना। तो मेलुहा, तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा है, इससे पता चलता है हड़प्पाई क्षेत्र से कि इन सबका आपस में व्यापार था। ये लेख मेलुहा से प्राप्त। मेलुहा देखो फिर आ गया मेलुहा। इनके लेखों में मेलुहा लिखा है। मेलुहा मतलब होता है नाविकों का देश, यानी नाव चलाने वालों का देश। देखो भारत शुरू से व्यापारी था, तो सिंधु घाटी वाले नाव में लेके जाते थे सामान, वहां से बेचकर आते थे, इसलिए वो लोग क्या कहते थे सिंधु घाटी को? मेलुहा।
नाविकों का देश। ये बातचीत हो गई है। क्या क्या व्यापार है रे भाई? जो है कार्नेलियन है, लाजवाब मणि है, तांबा है, सोना है, लकड़ियां हैं। मेलुहा के विषय में एक मिथक, देखो मिथक मतलब होता है माइथोलॉजी, जो प्रचलित होती है कहानी के रूप में। देखो ये लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है इसमें? मेलुहा के विषय में मेसोपोटामियाई मिथक, एक यहाँ वहां पे मिथक है, माइथोलॉजी एक कहानी के रूप में प्रचलित है कि वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो। तुम कहोगे हाजा कौन सा होता है? अभी बताता हूँ, अभी दिल पे थोड़ा सा धैर्य रखिए। तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। राजप्रसाद माने महल होता है, महल का जो फ्लोर होता है ना, ऊंचा वाला, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर जो भी है, उसको राजप्रसाद कहते हैं, समझ रहे हो, सबसे ऊपरी फ्लोर। तो तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, हाजा पक्षी की आवाज ऊपरी फ्लोर तक सुनाई दे, राजप्रसाद में, राजमहल के। कौन है ससुराई पक्षी? तो संभवतः ऐसा पक्षी मोर होता है, क्योंकि वो कूकता है ना, मोर की आवाज पीऊ पीऊ करके निकलती है बहुत जानदार, एकदम दूर तक। तो शायद ये लोग हाजा मोर को कह रहे हैं। अब उसको ये नाम क्यों दिया उन्होंने, ये जाने, ठीक है। बट ये क्लियर है कि संभवतः ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया आपस में समुद्री मार्गों से कनेक्टेड थे। देखो समुद्री मार्ग से क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेलुहा को क्या कहा है? नाविकों का देश। इसका मतलब ज्यादा व्यापार की संभावना किधर से है? समुद्री मार्ग से है माय डियर। और ऐसा मोहर भी मिला है जिसपे जहाज और नावें बनी है, ये देख लीजिए मोहब्बत से, ये ठीक है। इस मोहर में जहाज बना हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसे गया है, ये दिखा देते हैं, इसे जान तो समझ पा रहे हो आप, ये ऐसे बना हुआ है, ये जहाज बना हुआ है माय डियर, है ना। अब मैं असली जहाज नहीं बना रहा हूँ, इस पे इसे बना दिया जहाज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 7वां। अब यहां से हम तीसरा पार्ट बनाएंगे इसका, और इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना। कल आपको तीसरा पार्ट भी उपलब्ध हो जाएगा, फिर तीनों कंबाइन भी कर सकते हैं अगर आप कहेंगे तो। धन्यवाद।